हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित प्रश्न करेंगे। अ, है ना? जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और हमारा जो आज का टॉपिक होगा 1 मिनट। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा अ, हमारा जो आज का टॉपिक है वो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है? तो इससे संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और हमारा जो अम, बुक का आधार होगा वो एचआर पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ किताब। ठीक है? इससे हम प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है? देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? तो हम यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो ये तो सही है। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। ये भी सही है। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं, तो 6 महीनों में चुनाव कराना आवश्यक होगा। तो ये भी सही है। ठीक है? ये भी सही है। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे और यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। हैं? ये गलत है। ये सरासर गलत है। ठीक है? तो है ना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? नहीं किया गया। पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया। तो हमें नहीं पूछा है असत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। अ, ठीक है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे का एक छोटा सा एक लाइन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है? तो मैं उसको वो हालांकि प्रश्न में भी दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ करके आपको सुनाती हूँ। विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 9 में अ, अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए, जिसके संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। जो कथन दिया हुआ था हमने जो देखा है ना, उसी से संबंधित है ये। पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक रूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। किंतु छत्तीसगढ़ में है ना, अ, एक एक 1/2 यानी कि अ, 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ठीक है? 1/2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को अ, पंचायती यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा, यहाँ राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य द्वारा भंग किए जाते हैं, तो 6 महीनों में, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव चुनाव कराना
होगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे व्याख्या हमने देखा। अगला हम देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है 73वें सांविधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? चलिए हम पांचों कथन को पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। ये सही है। पंचायतों को संवैधानिक रूप दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। नहीं। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। ये भी सही है। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। तो ये भी गलत है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 5। 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं एक सूची में और एक सूची में उनके प्रावधान दिए हुए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है हम चलिए देखते हैं। और यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है। तो बेटर है कि आप है ना, पता नहीं आपने कैसे याद किया होगा। मैंने इसको ए बी सी डी से याद किया हुआ है। ठीक है? तो क ख ग घ ए बी सी डी। ठीक है? तो 243 ए में लिखा हुआ है ग्राम सभा। ठीक है? 243 में ग्राम सभा और बी में है पंचायतों का गठन। सी में है संरचना। सी में है संरचना और डी में है सीटों का आरक्षण। ठीक है? तो इस प्रश्न के आधार पर डी डी ए बी सी। डी ए बी सी। अच्छा ये कुछ अजीब सा नहीं दिया हुआ है जी। अच्छा इस तरफ ए बी सी डी लिखा हुआ है और इस तरफ उनकी वो दिया हुआ है। हाँ। तो हमें इसको कैसे मैच करना है? ऐसे मैच करना है। ए का यहाँ पे दिया हुआ है ए का सी। सी बोलती हूँ 3। ए का 3। यहाँ पे ए का 3 यहाँ पे दिख रहा है। और बी का है 4 यहाँ पे दिख रहा है। ये उल्टा दिया हुआ है ना? ऐसे भी है ना ऑप्शंस में रहते हैं, आप देखिएगा जी। और सी का यहाँ पे दिया हुआ है 2 ये। ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है ना? इसका उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप ये ऑप्शंस को आप तो अपने दिमाग से मैच कर सकते हैं, है ना? तो इसका आप याद रखिएगा। 243 में 243 का ए में लिखा हुआ है ग्राम सभा। बी में लिखा हुआ है पंचायतों का गठन। सी में लिखा हुआ है संरचना और डी में लिखा हुआ है आरक्षण, सीटों का आरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा 243 बी, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन है। उसके स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, जिसके तहत इनका नामकरण निम्न है। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, खंड स्तर में या ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति, जिला स्तर में जिला परिषद। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवा संविधान। ठीक है? नवा संविधान।
चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर होता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्न में से कौन सा निगमित आय यानी कि कॉरपोरेट बॉडी निगमित आय है? इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जिला पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है और जनपद पंचायत भी है। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। निगमित निकाय या कॉरपोरेट बॉडी जिसको हम कहते हैं, लोगों का वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होती है। व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होती है एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है। इस प्रकार के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं, जैसे कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, और नगरीय निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिक निगम। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान हैं? आप इसका सीधा सीधा उत्तर याद रखिए, अनुच्छेद 243 जी। 243 जी को आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी किया करती थी, तो इसको मैंने पार्ले जी के नाम से याद किया था। पार्ले जी। जी मतलब शक्ति, है ना? पार्ले जी से शक्ति मिलती है ना, पार्ले जी से शक्ति मिलती है। तो वैसे मैंने याद किया था, आप चाहें तो वैसे याद रख सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का प्रावधान, सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका उत्तर याद रखिएगा, 243 डी। ठीक है, 243 डी। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन है 243 बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 243 बी है इसका उत्तर। अ, अगला है, अ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर ग्राम स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 243। ठीक है, 243 यहाँ पे अ, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। इसका उत्तर याद रखिएगा, 243। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है?
अयोग्यता मतलब फेलियर, है ना? है ना? फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो फेल होते हैं तभी हम अयोग्य होते हैं, तभी हम फेल होते हैं ना? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 एफ। 243 एफ। अयोग्यता से आप, हाँ, अयोग्यता भी कहते हैं और हम निर्हरता भी कहते हैं, ठीक है? निर्हरता, ये दोनों शब्द आपको देखने को मिलेंगे 243 एफ में, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ये पंचायत चुनावी में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। और इसको मैंने, है ना, स्टार्टिंग में ऐसे याद रखा था 243 ओ को, क्योंकि अदालत है ना? तो अदालत में ही हम, है ना, वो जज लोग कहते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर ऑर्डर, अदालत, तो वही होता है। तो पंचायत संबंधी जो मामले हैं, पंचायत चुनावी संबंधी मामले, वो अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होते हैं। ये लिखा है 243 ओ में, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 ओ, पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है, ठीक है? ग्राम पंचायत मामले, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग के होते हैं, है ना? और जनपद पंचायत मामलों में कलेक्टर होता है, और जिला पंचायत मामलों में संचालक पंचायत होता है। ये मतलब जो क्या कहना चाहिए, सुनवाई जो करते हैं ना, ये वो अधिकारी होते हैं, ठीक है? ग्राम पंचायत मामलों में जो सुनवाई करते हैं वो अनुविभागीय अधिकारी होते हैं, जो राजस्व विभाग के हैं। और जनपद पंचायत मामलों में जो सुनवाई करते हैं वो कलेक्टर, और जिला पंचायत मामलों में जो सुनवाई करते हैं वो संचालक पंचायत। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? इसको आप याद रखिएगा, 243 के। 243 में, 243 के में, है ना, चुनाव का मतलब होता है निर्वाचन, है ना? निर्वाचन, ठीक है? तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मेरे याद करने का क्या तरीका हुआ करता था कि के का मतलब, है ना, 243 में के है, के में है ना? तो के का मतलब मैंने ऐसे याद रखा था कि ऐसे कि चुनाव के टाइम पे, है ना, चुन के आते हैं नेता लोग, है ना? चुन के आते हैं, फिर बड़ा किच-किच करते हैं, है ना? बड़ा किच-किच होता है कि, है ना, ये वैकेंसी दे देंगे, वो वैकेंसी दे देंगे, है ना? ये ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। बट फिर हमें बहुत ज़्यादा, है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो वो किच-किच से मैंने याद रखा था कि चुनाव में नेता लोग चुन के आते हैं, है ना, और किच-किच करते हैं। ठीक? वो आपका याद करने के लिए एक तरीका बता रही हूँ जी, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधी या चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है, वो 243 के में है। ठीक? अगला है, यहाँ भी स्क्रीन में नीचे का ना दिख नहीं रहा है जी, है ना? मैं फिर भी यहाँ से मैच करके मतलब बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं। 243, 243 ई में लिखा हुआ है ना, कार्यकाल, ठीक है? 243 में पंचायतों का कार्यकाल है ये, और एफ में है सदस्यता के लिए निर्भरताएं, हमने इसके पहले भी अभी देखा एक प्रश्न। और जी में है पंचायतों की शक्तियां, है ना, पार्ले जी। और एच है पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। तो एच को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ह्यूज,
इसका मतलब तो आप समझते होंगे ना, यूज बड़ा या ज्यादा, है ना। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कर, है ना, अ, कर यानी कि टैक्स पे करते हैं, है ना। तो उस तरीके से, है ना, याद करने के लिए एक तरीका है, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। ठीक है। ई में है पंचायतों का कार्यकाल, एफ में है सदस्यता के लिए निर्भरताएं, और जी में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, 29 विषयों पर। और 243 एच में लिखा हुआ है पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यहाँ भी नीचे में थोड़ा सा कट गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। 243 के आई में लिखा हुआ है अ, राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है। और जे में लिखा हुआ है संपरीक्षा। ठीक है। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। और के में निर्वाचन, है ना, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। और एल में है पंचायती राज लागू होना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आई में है वित्त, वित्त मतलब क्या होता है, इनकम, है ना, इनकम होगी, है ना, वही वित्त होगी, है ना। आई से इनकम यानी कि वित्त। और जैसे आप याद रखिएगा, संपरीक्षा का मतलब होता है ऑडिट। संपरीक्षा का मतलब होता है ऑडिट, है ना। तो ऑडिट हम कैसे करते हैं, ऑडिट हम जांच की तरह से करते हैं, है ना। कहा गया, है ना, जांच करते हैं, ऑडिट का, ऑडिट में ही जांच होता है ना। तो जैसे आप जांच याद रख लीजिएगा। और के से तो अब मैंने आपको बताया कि, है ना, वो किच किच निर्वाचन, है ना। और एल से होता है लागू होना, पंचायती राज लागू होना। लागू को तो आप रख सकते हैं याद, एल से लागू होना। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा आई, सॉरी, ए का 4, ए का 4 यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। और बी का 2, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका उत्तर है संविधान की 10वीं अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पंचायतों में अ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों अ, को स्थान, यहाँ पे लिखा हुआ है को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। अ, अनुसूचित जाति और जनजातियों को स्थान का आरक्षण, स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, आरक्षण हमने पढ़ा था 243 डी। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत, 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को शामिल किया गया है। हमने यहाँ पे 29 विषय एक बार प्रश्न में भी देखा था, है ना। 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 जी में, यानी कि शक्तियों से संबंधित, ठीक है, के अंतर्गत कितने विषयों को शामिल किया गया है। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, 29 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को व्यवस्था को
राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राज्य के कुल विषयों में से 29 विषयों पर अधिकार पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रायोजित किए गए हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो निम्नतम स्तर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ग्राम पंचायत। ठीक है। तो प्रश्न ये आखिरी था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो का अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल हुई होगी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और जो थोड़ा बहुत मेरे याद करने का तरीका था वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को साथियों को मैं परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।